स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहा है उसके बारे में, जो क्या एज रहने वाली है, प्री एग्जाम क्या होगा, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेंगे, कट ऑफ क्या जाएगी और बिहार के लिए जो आरक्षण है वो उसका क्या प्रावधान है, और सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी, उसी के साथ साथ जो अदर स्टेट के लोग हैं उनके लिए क्या प्रावधान है वो भी आपको हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये वीडियो मैं आपको बता दूं क्योंकि देखिए ये चीज़ें लोग बाग क्या करते हैं कि जब 5-6 मिनट का वीडियो हो जाता है तब बताते हैं, तो मैं आपको ये पहले ही बता दे रहा हूं कि ये एस्टेट के लिए वीडियो नहीं है। ये एस्टेट में क्या पूछा जाएगा ये उसका उससे रिलेटेड ये वीडियो नहीं है। तो जो एस्टेट के लिए इस पे आए हैं तो प्लीज़ जो है स्किप करके वो चले जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बीपीएससी टीआरई 4 जो प्री एग्जाम का पैटर्न है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एज की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एज की बात, अगर यहाँ पे जो यूआर मेल है, देखिए मैं यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे यूआर मेल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है 37 वर्ष है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो हमने कहा कि चलो इस पे एक वीडियो बना देते हैं, ताकि जो है अगर यूआर फीमेल की बात की जाए तो यहाँ पे 40 वर्ष है। और वहीं पे जो इसमें होते बिहार में जो पिछड़ा वर्ग होता है, जो पिछड़ा वर्ग मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है वो 40 वर्ष है निर्धारित की गई है। वहीं पे जो है अत्यंत जो पिछड़े हैं, अत्यंत जो पिछड़े हैं उनके लिए भी जो है मेल फीमेल दोनों के लिए जो है 40 वर्ष निर्धारित की गई है। और यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में ये भी बता दूंगा कि आप अपना एज को कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो आज की डेट में अगर उनसे कोई ये पूछ ले कि आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हुए हैं तो वो नहीं बता पाएंगे। वहीं पे देखिए अगर मैं आपको ट्रांसजेंडर की बात करता हूँ, ट्रांसजेंडर की बात करता हूँ तो इनका 42 वर्ष रखा गया है, क्योंकि ट्रांसजेंडर में मेल फीमेल नहीं होते हैं, एक ही कैटेगरी होती है। वहीं पे अगर एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, इन दोनों कैटेगरीज के मेल फीमेल की बात करते हैं, और वहीं पे पीएच वालों की बात करते हैं, पीएच का मतलब होता है फिजिकल हैंडीकैप, तो इनका भी 42 वर्ष रखा गया है ना। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, नौकरी लेने से पहले आप सब जो है रिटायर हो जाएंगे 60 साल में, रिटायर हो जाएंगे 60 साल में। तो ये आपको चीज़ क्लियर हो गई है। तो फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जो यूआर मेल हैं उनके लिए 40 वर्ष है, जो यूआर फीमेल है उनके लिए यूआर मेल के लिए 37 वर्ष है, यूआर फीमेल के लिए 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष है, अत्यंत पिछड़े मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष है, ट्रांसजेंडर के लिए 42 ईयर्स है, और जो है एससी एसटी मेल फीमेल पीएच के लिए 42 साल है, और आप जो रिटायर हो जाएंगे यानी कि सेवा से मुक्त कर दिए जाएंगे वो आपका 60 साल का है। तो इस स्लाइड में हमको नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट हुआ होगा ये इससे रिलेटेड। अब हम आपको बताते हैं कि जो इनका प्री एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि देखिए आप लड़ाई में तभी कूदिए जब आपको ये सारी चीज़ें पता हों। जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप फिर करेंगे क्या। तो यहाँ पे देखिए प्री एग्जाम की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जो इनका प्री एग्जाम है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे प्री एग्जाम में सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका जो है यहाँ पे 150 नंबर का, मतलब 150 क्वेश्चन रहेंगे, और जो है सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे, सभी क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के रहेंगे, सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे यहाँ पे। और आपको अगर टाइम दिया जाएगा, टाइम कितना दिया जाएगा, टाइम आपको जो है दिया जाएगा, टाइम आपको 2 आवर दिया जाएगा। उसी के साथ यहाँ पे अगर तीसरे नंबर पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, निगेटिव मार्किंग ये रहने वाला है 1/3 का। अब मैं देखिए 1/3 ये क्या बोला है ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे आपके मान लीजिए 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, जैसे मान लीजिए पहला जो है आपका क्वेश्चन गलत हो गया है, दूसरा क्वेश्चन आपका जो है वो भी गलत हो गया है, और तीसरा क्वेश्चन जो है आपका वो भी गलत हो गया है, और चौथा क्वेश्चन जो है वो आपका जो है सही हो गया है। तो इन सारे फार्मूलेज के जो है नंबर आपको 0 मिलेंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपका गलत हो गया, 1 सही भी हो गया है, तब भी आपका जो है 0 मार्क्स ही मिलेंगे। तो ये होती है 1/3 की बला। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। और ये परीक्षा जो है आपकी, इसमें देखिए विकल्प आपके कितने रहेंगे, तो विकल्प आपके रहेंगे 5 विकल्प रहेंगे, A, B, C, D और E,
क्योंकि देखिए 5 विकल्प आयोग क्यों देता है, मैं आपको आज अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 5 विकल्प इसलिए देता है कि आयोग को कोई दिक्कत ना हो, मामला कोर्ट में ना जाए, है ना, मामला कोर्ट में ना जाए, कोई बच्चा क्लेम ना कर पाए, इसलिए जो है 5 विकल्प दिया जाता है। तो 5 विकल्प में जो ई वाला विकल्प होता है, यही जो है आयोग को बचाता है कोर्ट से। तो ई वाले में क्या होता है, ई वाले में ये लिख देते हैं कोई नहीं, ठीक है। ई वाला जो इनका विकल्प रहेगा उसमें लिख देंगे कोई नहीं, कहीं कहीं लिख देते हैं कोई नहीं। जो क्वेश्चन जैसे जो एग्जामिनर के अंदर डाउट बन जाता है कि इस क्वेश्चन का ये भी आंसर हो सकता है या ये भी आंसर हो सकता है, तो वहां पे वो 5 लिख देंगे। जैसे क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं वो मान लीजिए किसी क्वेश्चन का बताई कि नहीं इसका आंसर तो जो है दूसरा वाला होगा, और कोई कोचिंग वो ये बताई कि इसका आंसर नहीं, वो जो है तीसरा होगा, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, मान लीजिए क्वेश्चन सेम है, अब लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, कोई कोई बता रहा है दूसरा वाला सही है, कोई कोई बता रहा है तीसरा वाला सही है। तो वहां पे क्या करेंगे कि लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें जब ये कोर्ट जाते हैं, आयोग बोल देता है कि भाई साहब हमने ई वाला ऑप्शन भी तो दिया था कि कोई नहीं, ई वाला ऑप्शन भी। इससे क्या होता है कि कोर्ट जो विभाग होता है उसका वकील जाके ये बोल देता है कि सर हमने ई भी ऑप्शन दिया था, उसमें ये लिखा था कोई नहीं। तो अगर लड़कों को ये, जैसे किसी को 2 लग रहा है, किसी को 3 लग रहा है, तो उसमें कोई नहीं का भी ऑप्शन था, है ना। जैसे जो डाउटफुल क्वेश्चन रहते हैं वहां पे कोई नहीं का भी देके ये लोग बच जाते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई हैं। आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स के सभी क्वेश्चन रहेंगे। आपका टाइम 2 घंटे का रहेगा, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, 5 आपके पास ऑप्शन रहेंगे। तो ये चीजें मुझे लगता है कि आपकी क्लियर हो गई हैं। अब तीसरे नंबर पे हम आपको बताते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ यानी कि पासिंग, आपको कितना नंबर चाहिए होगा पास होने के लिए प्री में। इस वाली स्लाइड में हम आपको बताते हैं, 1 सेकंड। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि जो पासिंग कट ऑफ रहेगी वो कितनी रहेगी, यानी कि मिनिमम मार्क्स आपको कितने चाहिए होंगे पास होने के लिए। मिनिमम मार्क्स आपको कितने चाहिए, ये मैं प्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि पहली कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं यूआर, ठीक है। यूआर की अगर हम यहाँ पे देखें, यूआर के लिए क्या होगा कि यूआर के लिए आपको चाहिए होगा 40%, और कितने में से, 150 में से। 150 जो है नंबर रहेंगे, उसमें से आपको कितने नंबर चाहिए होंगे, 40%। यानी कि इसका अगर 40% की हम लोग बात करें तो आपको 60 नंबर चाहिए, ठीक है। यूआर के लिए आपको 60 नंबर चाहिए। वहीं पे अगर हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग का जो है 36.5 है %, और इनका अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इनका आएगा 54.75। इनको इतना नंबर चाहिए होगा, क्योंकि देखिए इतना नंबर, जैसे जो भी चीजें अगर आपको ये पॉइंट में दिख रही हैं तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है निगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा लफड़ा रहता है ना। तो ये आपका जो है 75 के आसपास ये रहेगा। अब 50.75 यानी कि 55 नंबर के आसपास इनको चाहिए होगा। वहीं पे अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, जो अत्यंत पिछड़े हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं, और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि जो है कि नहीं सर ये तो इसमें ऐसा हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 34% है, और इनको कितना चाहिए होगा, इनको 51 नंबर चाहिए होगा। कितने में से, 150 में से। अब यहाँ पे चौथे नंबर की अगर हम बात करते हैं, चौथे नंबर की यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SC ST महिला और जो PH वाले हैं, इनका कितना चाहिए होगा, इनका चाहिए होगा आपका 32%।
अब 32% कितना बनता है इसका, इसका बनता है 48 नंबर। ठीक है, यानी कि SC ST महिला, जो SC ST की महिला हैं और PH हैं उनका जो है 48% बनेगा, अत्यंत पिछड़े का 34% बनेगा, मेल फीमेल दोनों का। और यहाँ पे पिछड़े वर्ग के लिए जो है इतना बनेगा 54.75, और UR का 40% यानी कि 60 नंबर। तो ये आपका ये भी डाउट अब क्लियर हो गया है कि जो है आपका प्री एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग आपको मार्क्स कितने चाहिए होंगे। चौथे नंबर पे चलते हैं, इनके आरक्षण की बात करते हैं, और 5वें नंबर पे आपको हम पूरा सिलेबस के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको एज कैसे निकालना है ताकि आप अपना एज निकालना जान जाएं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है बिहार का जो आरक्षण है, ठीक है, बिहार का आरक्षण, उसमें जो महिलाओं की मतलब जो फीमेल का रिजर्व सीट है, फीमेल का रिजर्व सीट, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि फीमेल का जो रिजर्व सीट है वो 35% है, और वहीं पे अगर हम PH की बात करते हैं तो जो PH का रिजर्व सीट है वो 4% है। अभी हम आपको इसको जो है बताएंगे, जो रिजर्व इसकी जो रिजर्व PH की रिजर्व सीट है वो 4% है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। और तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 32% जो है टोटल सीट, टोटल सीट जो है 32% वो बिहार के लिए रिजर्व रहेगी, बिहार के लिए रिजर्व रहेगी। कितनी? बिहार के लिए रहेगी, यानी कि बिहार के जो मूल निवासी हैं उनके लिए 32%। अब 32% में मेल, PH, ये सारी चीज़ें हम आपको अभी समझा रहे हैं कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत फैक्टर ऐसे हैं जो जब पॉइंट का खेला बनता है ना तो वहाँ पे लड़के फंसते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए अगर आपकी 1000 सीट है, 1000 सीट में अगर आप जो है 35% निकालेंगे, यहाँ पे 35% निकालेंगे तो आपका बनेगा 350, यानी कि 1000 में 350 सीटें महिला की हैं, ये महिला की हैं, ये फीमेल की मैं बता दे रहा हूँ। वहीं पे अगर आप 1000 में से 4% निकालते हैं PH का, तो ये आपका कितना बनेगा, ये आपका 40 बनेगा, ये आपका PH का बनेगा। ठीक है, ये आपका वो हो गया, सीट हो गई। अब देखिए ये तो परसेंट का आपको पता चल गया है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो है चीज़ें बन सकती हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी 10,000 सीटों का विज्ञापन आया है, 10,000 सीट का विज्ञापन, 10,000 सीट का विज्ञापन जो है आया हुआ है। अब 10,000 सीट में आप ये देखिए, 10,000 सीट में जो है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 सीट का आपका अगर 35% निकाला जाए, जैसे यहाँ पे 32% तो बिहार के लिए है, तो यहाँ पे देखिए 10,000 का 32%, ठीक है, 32% कितना हो जाएगा, तो 3200 हो जाएगा। ये आपका 3200 हो गया। 10,000 का 32% आपका कितना होगा, 10,000 का 32% आपका होगा 3200। अब इसी 3200 में जो है, इसी 3200 में जो आप ये करिए कि फीमेल का 35% निकाल लीजिए, यहाँ का फीमेल का जो है 35% निकाल लीजिए, क्योंकि बाकी सीटों में तो देखिए क्या है, जो आउट ऑफ स्टेट के बच्चे जाएंगे वो सब अनरिजर्व में ही काउंट किए जाएंगे। तो इसमें जो है ये आरक्षण का प्रावधान जो है सिर्फ बिहार के लिए है। तो 3200 का अगर आप 35% निकालोगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1120। और यहीं पे अगर आप जो है PH का निकालते हैं 4%, PH का अगर आप 4% निकालते हैं तो यहाँ पे उनकी सीटें आ जाएंगी 128। तो ये दोनों को आप जोड़ लीजिए, 1120 और 128, ये इसको जोड़ने के बाद यानी कि देखिए टोटल जो है मैं 10,000 का रेशियो लेके आपको बता रहा हूँ, यानी कि 1120 प्लस
128 को जोड़ लीजिए और उसके बाद 3200 में से इसको घटा दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है इसको 3200 में से इसको जो है आप घटा दीजिए, ये 1120 और 128, तो जितनी सीटें आएंगी वो सारी जो है आपके मेल्स के लिए होंगी। उसमें मेल में सब रहेंगे, यूआर भी रहेगा बिहार का, और पिछड़ा वर्ग रहेगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग रहेगा, एससी एसटी सभी लोग रहेंगे। और ये ओवरऑल, ये फीमेल की मैं बात बता रहा हूँ, तो ये फीमेल ओवरऑल है सभी कैटेगरीज के लिए। तो जो बिहार का आरक्षण का प्रावधान है वो भी लगभग आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है इसमें सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में आपसे पूछा क्या जाएगा, चलिए यहाँ पे सिलेबस के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, सिलेबस में पूछा क्या जाएगा। तो सिलेबस में देखिए, यहाँ पे सिलेबस में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सिलेबस में लिख दे रहा हूँ। तो सिलेबस में देखिए क्या है कि आपसे पहले पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान। ठीक है, पूरा इनका जीएस का रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा आपका, जो है भूगोल रहेगा, वहाँ भारत, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, इतिहास रहेगा, इतिहास तो ओवरऑल रहेगा, उसके बाद बिहार का भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद भूगोल रहेगा, भूगोल तो नॉर्मल रहेगा ही रहेगा, बिहार का अलग से भूगोल पूछा जाएगा। ठीक है, उसी के साथ बिहार की नदियों का भी जो है इसमें जारी कर दिया, मतलब बिहार की नदियां, राज्य व्यवस्था, है ना। तो इस तरीके से जो है राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। मतलब जो आपका जीएस का पूरा पोर्शन है, जीके जीएस का जो पूरा पोर्शन है वो तो पूछा ही जाएगा, और उसमें बिहार का कितना योगदान है, यानी कि जीके जीएस में बिहार का कितना योगदान है। बिहार का योगदान ये आपसे पूछा जाएगा, और इसको आप डीपली में पढ़िएगा क्योंकि बिहार का योगदान ज्यादा पूछा जाएगा जीके जीएस में। तो सामान्य रूप से यही सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, है ना। आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था और उसके प्रमुख परिवर्तन क्या क्या हुए हैं, भारत की राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान। ठीक है, उसी के साथ आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, रीजनिंग के भी पूछे जाएंगे, एक दो क्वेश्चन मैथ के भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब लास्ट वाली स्लाइड पे हम आपको जो बताए थे कि एज कैसे निकाला जाता है, एज निकालना सीख लीजिए, नहीं तो फिर जो है बहुत लड़कों का भी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 100 लड़कों में से कम 75 लड़के ऐसे होंगे जिनको अपना एज निकालना नहीं आता होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि आप 3/12/2026 को, यानी कि यहाँ पे जैसे एज कैसे निकालें, यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एज कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2026 है और यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 03 है, यानी कि 3/12/2026 को आपकी एज कितनी है ये आपको निकालना है। यहाँ पे मान लीजिए आपकी एज है, आप जो है 1991 में पैदा हुए हैं, अगस्त में पैदा हुए हैं और 16 तारीख को पैदा हुए हैं। तो इस तरीके से आपको एज निकालना होगा। अब देखिए 3 में से 16 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप 1 महीना उधार लोगे, 1 मंथ आप उधार लोगे। अब ये आप लोगे नवंबर को लोगे, तो नवंबर में होते हैं 30 दिन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ता है क्योंकि एक दिन जब आगे पीछे होता है ना, तब लड़के कहते हैं कि सर मेरा 1 दिन ज़्यादा हो गया। तो इसमें देखिए आप अगर महीने को कैलकुलेट करके समझेंगे तो आप आसानी से निकाल लेंगे। कुछ महीने 30 के होते हैं, कुछ 31 के होते हैं, और एक जो फरवरी है वो 28-29 का खेला उसका चला रहता है। तो नवंबर यहाँ से उठ के आएगा, तो ये हो जाएगा 33। जब ये 33 हो जाएगा तो जैसे ये यहाँ पे मान लीजिए प्लस इसको 30 और जोड़ दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 33, और 33 में जब आप 16 निकालोगे तो आपके पास यहाँ पे 17 बच जाएगा। और यहाँ से 1 महीना चला गया है तो यहाँ पे बचेगा 11,
है ना। यहाँ पे मान लीजिए अब एक महीना जैसे यहाँ पे चला गया है, -1 हो गया है, तो यहाँ पे 11 बचेगा। 11 में से जब आप 8 को निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा 3। और यहाँ पे जो है 6 में से 1 अगर आप निकालो, क्योंकि यहाँ से साल तो गया नहीं है, तो 6 में से 1 अगर आप करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप जैसे 2 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ से आप उधार लोगे, यहाँ पे बनेगा 10, और 10 में से फिर 1 यहाँ पे उधार ले लोगे तो यहाँ पे बनेगा 9। तो 9 में से जो है ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 में से जब आप 9 घटाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे 9 9 कट जाएगा, और ये कट जाएगा। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3 तारीख 12वें महीने 2026 में आपकी एज कितनी है, तो आप कहेंगे कि सर 17 दिन हो जाएगा, 3 महीना हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। यानी कि 35 साल 3 महीना 17 दिन के आप हुए हैं। इस तरीके से आप अपने एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी आपकी। जो आपका प्री एग्जाम होना है बिहार में, उसमें जो है मेल का जो एज है, यानी कि ओवरऑल एज की भी हमने बात बताई है आपको। सामान्य यानी कि जो प्री एग्जाम होगा उसकी भी हमने बात बताई है, इसके सिलेबस की भी हमने बताई है। उसी के साथ साथ जो मिनिमम कट ऑफ है, यानी कि कितने नंबर आपको चाहिए, उसकी भी हमने बात बताई है। वहीं पे जो है बिहार के लिए कितना % रिजर्व सीट है वो भी मैंने आपको बताया है। मेल फीमेल की सारी तुलना मैंने की है, पीएच वालों को भी मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो इससे ज़्यादा जो है अब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए इनफ है। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि एज को कैसे निकालना है और एज क्राइटेरिया क्या है बिहार टीआरई 4 में, और वो भी जो है अपने सपने को साकार कर सकें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमको मेल कर सकते हैं। हमारे जो टेक्निकल के साथी हैं वो आपका 24/7 जो है आपके जो कमेंट को है वो पढ़ते हैं, और उसी के साथ साथ आपको रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आपको जो है डाउट ना रहे, और जो है आप अपनी पढ़ाई को निरंतर चालू कर सकें, यानी कि निरंतर आप उसको करते रहें। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि हमारा सेटअप थोड़ा सा छोटा है, इसलिए कहीं कहीं कर्सर काम नहीं करता, कहीं कहीं रिकॉर्डिंग में हल्का फुल्का बफरिंग आ सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बहुत जल्द हम अपना सेटअप बढ़ाने वाले हैं, अगर आप सबका प्यार और सहयोग इसी तरीके से मिलता रहा। तो परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टीआरई 4 में आप सभी लोग चयनित हों, ऐसी बधाइयाँ आप सभी को। तो यही थी आज की जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।